Good morning, everybody, and welcome in class EVS. And we are going to start today the second chapter. The name of chapter is Migration of Families. So, as we yesterday discussed in our live class, that what is migration? Beta, migration is moving of people from one place to another to earn money, or we can say for any other reason also. इज़ दैट क्लियर? माइग्रेशन क्या होता है? तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना पैसा कमाने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, ट्रांसफ़र के कारण, वो भी एक पैसा कमाना ही हो जाएगा, सिटी लाइफ को जीने के लिए, ये सब रीज़न्स हो सकते हैं माइग्रेशन के पीछे. तो हम देखते हैं कि माइग्रेशन कहाँ से कहाँ हो सकता है ना. तो जनरली हमारी थॉट क्या होती है कि जब गांव से शहर में जाते हैं तो उसी को माइग्रेशन कहते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत सारे लोग जो रूरल लाइफ है उसकी तरफ अट्रैक्ट होके शहरों की हसल बसल्स को पीछे छोड़ के गाँव में भी माइग्रेट करते हैं, बट उसकी संख्या कम होती है. पर हमें समझना ज़रूरी है कि उसको भी हम माइग्रेशन ही कहेंगे. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि माइग्रेशन कहाँ से कहाँ हो सकता है. फ्रॉम विलेज टू सिटी, गांव से शहर की ओर जो बहुत ज़्यादा प्रमाण होता है वो इसी माइग्रेशन का होता है. सेकंड, सिटी से गांव की ओर. थर्ड, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, किसी एक सिटी को छोड़ के या फिर छोटी सिटी को छोड़ के बड़ी सिटी की तरफ भी लोग माइग्रेट होते हैं. एक विलेज से दूसरी विलेज की तरफ भी माइग्रेट होते हैं, है ना. या फिर इंटर स्टेट या इंटरनेशनल माइग्रेशन भी होता है. जैसे बच्चे बड़े हो गए, बहुत अच्छी पोस्ट पर उनको जॉब मिल गई, मल्टीनेशनल कंपनीज इंटरनेशनल में, मतलब अब्रोड वो जा रहे हैं, वो वहाँ सेट हो गए. धीरे धीरे उनकी फैमिली वहीं माइग्रेट हो जाती है, वो वहीं सेटल हो जाती है. तो हम क्या कहेंगे, उनको इंटरनेशनल माइग्रेशन हो गया. या वो यहाँ से भी अपनी फैमिली को ले जाते हैं तो वो इंटरनेशनल माइग्रेट हो गया. इज़ दैट क्लियर? तो आओ लेट्स सी द रीजन्स ऑफ माइग्रेशन. किन किन रीज़न से माइग्रेशन होता है ना. क्या क्या रीज़न होते हैं जो माइग्रेशन, जिसके कारण फैमिली जो है वो माइग्रेट करती है. तो हम सबसे पहला रीज़न देखेंगे, फॉर हायर स्टडीज़. गांव में शहर कॉलेजेस जब ख़त्म हो जाते हैं या बहुत हाई स्टैंडर्ड का कॉलेज नहीं होता है तो बच्चों की स्टडीज़ के लिए पूरी फैमिलीज़ माइग्रेट होती है, या कई बार सिर्फ स्टूडेंट जो हैं वो भी माइग्रेट करते हैं. इज़ दैट क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन, फॉर सर्चिंग बेटर ऑक्यूपेशन जॉब. गांव में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं एम्प्लॉयमेंट की वो कम होती है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है. सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हमें इजीली मिलती है, अधिक मिलती है. तो इसलिए जॉब सर्च करने के लिए भी पीपल माइग्रेट करते हैं. जो सबसे ज़्यादा रीज़न होता है माइग्रेशन का वो यही होता है. फिर फॉर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़. कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई पर्सन बहुत बड़ी सिकनेस में आ गया है, कोई बहुत बड़ी बीमारी जिसे हो गई है और जिसका इलाज करने के लिए बार बार शहर से गांव, गांव से शहर की ओर होना पड़ता है. तो कुछ फैमिलीज़ फिर ये डिसाइड करती है कि वी विल माइग्रेट इनटू सिटीज़. हम क्या करेंगे, हम वहीं जाकर रह जाते हैं ताकि हमें बार बार अप डाउन नहीं करना पड़े और हम इजीली उस व्यवस्था के लिए जो है बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी माइग्रेशन होते हैं. बाय अट्रैक्शन टूवर्ड्स अर्बन लाइफस्टाइल. जनरल ये रीज़न इन मॉडर्न एज एरा में क्या हो जाता है कि शहर की लाइफ अच्छी लगती है ना. बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि बच्चे शहर में रहेंगे तो थोड़ा डेवलप होंगे, उनका ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है वो होगा, बहुत सारी क्लासेस उनको मिलेगी. गांव में ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है. स्कूल या कॉलेज जब आप गांव से करते हैं तो जनरली स्कूल में पुस्तकें पढ़ाई जाती है, इससे ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट के सोर्सेज नहीं होते हैं.
ठीक है। और वहीं आप शहर में जाते हो तो बड़े बड़े भीड़, इतनी सारे ट्रैफिक में दूर जाके आना, ट्रांसपोर्टेशन हायर करके जाना आना, मतलब बहुत सारी ऐसे अदर एस्पेक्ट होते हैं अपनी लाइफ के जो अधिक डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। जनरली सेकेंड रीज़न बताया जाता है बच्चों की मैरिजेस के लिए भी कुछ फैमिली जो है गांव से शहर में माइग्रेट होती है, क्योंकि अगर बेटों की शादी की बात करते हैं तो फैमिलीज़ का ऐसा व्यू होता है कि नहीं नहीं गांव में लड़की कौन देगा, है ना, तो शादी नहीं होगी। और जो लड़की के माता पिता है उनको लगता है कि नहीं नहीं हमारी बेटी की शादी में भी आपत्ति होगी, क्योंकि जनरली सिटी में रहने वाले लोगों का ये फंडा होता है कि नहीं गांव से लाएंगे, गंवार होंगे। तो जो एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में अपना स्टेटस बनाने के लिए केवल शहरी लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होकर भी लोग रूरल एरिया से अर्थात विलेजेस से गांव की तरफ माइग्रेट होते हैं, विलेजेस से शहरों की तरफ, अर्बन एरियाज़ की तरफ, सिटीज़ की तरफ माइग्रेट होते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड बेटर। चलो नेक्स्ट रीज़न देखते हैं। ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट। जो अब हम अदर पढ़े हमने माइग्रेशन कि अगर शहर में आया है तो गांव की तरफ, गांव में आया है तो शहर की तरफ, एक शहर में आया है तो दूसरी तरफ। तो ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से भी पीपल माइग्रेट करते हैं। जैसे अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, ना बाढ़ आई। फ्लड का अर्थ क्या होता है? बाढ़ होती है कि हमारे गांव में बहुत पानी भर गया तो कोई इलाज नहीं है, तो क्या होगा, फिर पड़ोस में जो ऊंचाई के स्थान पर गांव है वहाँ चले जाएंगे। कभी बारिश नहीं आई, ड्रॉट, तो लोग अपने कैटल्स के साथ, मतलब अपने पास जो जानवर वगैरह पाले हुए होते हैं उनके साथ भी माइग्रेट करते हैं। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे, द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ माइग्रेटेड फैमिली पर्सन पीपल। देखिए, अगर कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हम माइग्रेट कर रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो हमारे पास होना बहुत कंपलसरी होता है, ताकि जब हम जिस भी सिटी में, जिस विलेज में माइग्रेट करें वहाँ पर हमें किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम नहीं आए, और एटलीस्ट हम बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो माइग्रेटेड फैमिलीज़ को फेस करनी होती है। पर अगर हम प्रिपेयर रहेंगे, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपने पास रखेंगे, तो एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम हम कम फेस कर सकते हैं। सो दोज डॉक्यूमेंट्स आर वोटर ID, आर पैन कार्ड, आर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासपोर्ट एंड ATM कार्ड्स, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट दोज वी शुड कैरी whenever we want to just migrate or वी आर ऑन जर्नी। अगर हम जर्नी पर भी हैं तो इनमें से आधार कार्ड इज़ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू कीप विद अस। इवन आई कैन से, वी कैन से दैट each and every time. The second one is you can just keep your driving license. You are children, so I'm not talking about you, but the family when migrate, है ना, जब आपकी फैमिली माइग्रेट होती है आपकी, या ऑल ओवर एनीवन, आप कोई भी फैमिली माइग्रेट होती है तो उन्हें ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने पास रखना कंपलसरी होता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन दिस चैप्टर दैट द डिफ़िकल्टीज दैट पीपल फेस एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन. Migration is not a hobby and migration is not so easy that we feel or that we see when other families migrate. जब दूसरी फैमिलीज़ माइग्रेट होती है तो हमें जितना इजी लगती है चीज़ें उतना इजी नहीं होती है। तो कौन कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हमें एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन फेस करना होता है? सो the first we can say searching a new job. Suppose earthquake आया, flood आया, drought आया, and we decided to migrate we decided to leave our village and shift to another village, another city. Then first
डिफ़िकल्टी इज़ सर्चिंग अ न्यू जॉब, बड़ी जॉब, वो भी किसी अननोन सिटी, अननोन विलेज में जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, न्यू जॉब सर्च करना इज़ वेरी 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 हार्ड टास्क। द सेकेंड डिफ़िकल्टी इज़ हाई एक्सपेंसेस इन सिटीज़, गाँव में एक्सपेंसेस थोड़े कम होते हैं, सिटीज़ में एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। कैसे ज़्यादा होते हैं? बड़ा एरिया होता है सिटी का, तो अगर जॉब के लिए जाएं, स्कूल जाएं या और भी मार्केट भी जाना है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लेनी पड़ती है, तो उसके चार्जेस भी लगेंगे। गाँव से शहरों में घरों के चार्जेस जो होते हैं, रेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, स्कूल की फ़ीस महंगी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं वो विलेजेस के कंपैरिजन में सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं। तो हाई एक्सपेंसेस इन सिटीज़, इस प्रॉब्लम को माइग्रेटेड फैमिलीज़ को फेस करना होता है। हाई रेंट्स ऑफ हाउसेस, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्मॉल हाउसेस, अब हाई रेंट्स होने की वजह से बड़े घर होते तो हैं बट हम अफोर्ड नहीं कर पाते। जब हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हमें स्मॉल हाउस लेना होता है, और स्मॉल हाउस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि गांव में हम यूज़ टू होते हैं बड़े बड़े घरों में रहने के। क्लियर? नेक्स्ट वन, हाई फीस ऑफ स्कूल, अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, हाई एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो जाते हैं। आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में जनरली 5 रीजंस आपसे पूछे जाते हैं, या फिर कुछ ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं इसी से, एज लाइक सर्चिंग अ न्यू जॉब इज़ नॉट अ डिफ़िकल्टी टू फेस्ड बाय अ माइग्रेशन फैमिली। तो हमें क्या करना होगा? हमें फॉल्स करना होगा। cities, there are high expenses in city in comparison of villages, ऐसा स्टेटमेंट दिया तो हमें ट्रू करना होगा। तो आपकी जो 5th है वो बोर्ड क्लास है, और आप किसी भी बात से इस बात पर अब नहीं ज़िद कर सकते कि मैम आपने ये कॉपी में नहीं कराया, मैम आपने ये बुक में नहीं कराया। मैम आपको पूरे चैप्टर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ईच एंड एवरी फैक्टर जो हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी, है ना। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे पूछे गए हैं, ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज जब चेंज करके पूछा जाता है क्वेश्चन, तो हमें उस क्वेश्चन को समझना होता है, और उस क्वेश्चन को समझकर फिर हमें उसका आंसर करना होता है। क्लियर? चलिए, तो डिस्टेंस बिटवीन हाउसेज एंड वर्किंग प्लेस, अभी हमने जब एक्सपेंसेस डिस्कस करें तो सेम पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि जहाँ पर फैमिली हेड वर्क करने के लिए जाते हैं वो और घर के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी हो सकती है, तो ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा। जल्दी निकलना पड़ेगा तो समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है जो माइग्रेटेड फैमिली को फेस करनी होती है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अफोर्ड करने पड़ते हैं। मिसिंग नेटिव प्लेस, हम जिस फैमिली को, जिस जगह को, जिस गांव को छोड़ के आते हैं उसको भी हम मिस करते हैं, तो ये भी एक डिफ़िकल्टी में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको 5th पॉइंट जो है आपके बुक्स में क्या किया है, जनरली एक स्टोरी दी हुई है। जैसे संतू नाम का एक लड़का, एक आदमी है, और उस साल बारिश नहीं हुई तो वो अपने नेफ्यू के घर पे अपने कैटल के साथ माइग्रेट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, चला गया। फिर उसे अपने घर की जगह की याद आने लगी, अपने घर की याद आने लगी। उसे अपने नेफ्यू के घर पे नई जॉब, मतलब गांव में नई जॉब भी ढूंढनी थी। तो ऐसे एक स्टोरी टाइप में दिया हुआ है। अब उस स्टोरी से आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिखकर समझा रही हूँ। ठीक है, अपनी बुक में जनरली स्टोरी के रूप में चीज़ दी गई है। जैसे आपने बचपन में किसान की कहानी पढ़ी कि एक किसान था, 4 बेटे थे, आपस में लड़ते थे, फिर उसने कहा कि नहीं नहीं धन छुपा है, या वो गठरी लकड़ियों की जो है तोड़ने के लिए दी। फिर आपसे सीख पूछी गई
तो उसी प्रकार से जो मैटर है वो माइग्रेशन क्या होता है, रीजंस क्या होते हैं, माइग्रेशन कहाँ से कहाँ हो सकता है, माइग्रेशन के पीछे डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या होती है, अगर फैमिली माइग्रेट करती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये उसके पीछे मेन फैक्ट है जो आपको समझने हैं। तो हम स्टोरी पर बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली उसके पीछे के फैक्ट की बात जो है वो अपने लेक्चर में समझ रहे हैं। स्टोरी आप क्या कर सकते हैं, एक बार आप गो थ्रू चैप्टर, आप अपने बुक में उस स्टोरी को फिर से रीड कर सकते हैं, है ना। तो हम पूरे चैप्टर को इस तरह से पॉइंट्स बनाकर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो लेट्स प्रोसीड। अब हम देख रहे हैं बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। देखो बेटा, पहले बेसिक नीड के रूप में हम सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ते थे। क्या क्या पढ़ते थे? 3 चीज़ें, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। हमारे पास रहने के लिए जगह होनी चाहिए, ये बेसिक नीड है, नहीं तो हम रहेंगे कहाँ पर। फूड, पेट भरने के लिए खाना होना चाहिए, और तन ढकने के लिए कपड़ा होना चाहिए। ऐसे पहले पुराने ज़माने में ये 3 बेसिक नीड्स होती थी। बट अब बेसिक नीड में कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड हुई है। एजुकेशन बेसिक नीड है ना। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने फंडामेंटल राइट्स में, अपने मूलभूत अधिकार में भी एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब किया है। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिलना हमारा बेसिक राइट है, और एम्प्लॉयमेंट मिलना भी जनरली हमारा बेसिक राइट है, क्योंकि अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो हम इन बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक नीड जो 3 बिल्कुल मोस्ट बेसिक नीड होते हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। देखो, एजुकेशन नहीं होगा तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है ना, जनरली। नहीं तो आप कहोगे मैडम अनएजुकेटेड, हाँ अनएजुकेटेड लोग भी एम्प्लॉयमेंट उनको भी मिलता है, बट फिर वो बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए एजुकेशन कंपलसरी होता है, ठीक है। तो और एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होगा तो हम फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, इन सब अपने बेसिक नीड को पूरा करने में एबल नहीं हो पाते हैं। तो ठीक है, ये सारे बेसिक नीड्स हैं और ये एक दूसरे पर कोरिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। एक बेसिक नीड पूरा करने के लिए दूसरा पूरा करना आवश्यक होता है। चलिए, तो हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, रिहैबिलिटेशन कॉलोनी। जैसा कि मैंने कल आपको डिस्कस किया था और चैप्टर में समझाया भी था। तो गवर्नमेंट जब डैम कंस्ट्रक्ट करती है या फिर कोई रेलवेज़ का मतलब रेलवेज़ कंस्ट्रक्ट करती है, रोड को ब्रॉड बनाती है, तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ों में जब किसी भी पर्सन्स की, पीपल का जो लैंड है वो उस एरिया में आ जाता है, तो उन पीपल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। तो शिफ्ट करने की जगह गवर्नमेंट के द्वारा एक कॉलोनी जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, जहाँ पर बेसिक नीड्स कंप्लीट करने वाली सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, है ना, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती है। और उसी कॉलोनी को रिहैबिलिटेशन कॉलोनी हम कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक रिहैबिलिटेशन कॉलोनी के बारे में पढ़ेंगे जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है। तो व्हेन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड कडाना डैम इन गुजरात, द एरिया बिकेम लो लाइंग। लो लाइंग का मतलब का, जहाँ पर पानी भर जाएगा, ऐसे एरिया में बहुत सारे लोगों के घर आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने एक कॉलोनी का वसन किया, कॉलोनी कंस्ट्रक्ट करी, और उसी को रिहैबिलिटेशन कॉलोनी हम कहते हैं। अच्छा, तो जब हमने यहाँ पढ़ा बेटा कि एक कडाना डैम के बारे में, तो बुक में एक चीज़ और आती है कि वाई डैम आर कंस्ट्रक्टेड, डैम क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर, वाटर फॉर इरिगेशन, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ऐसे मल्टीपर्पज़ डैम जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है।
यहीं से एक दूसरा पॉइंट स्टडी का और निकलता है. व्हेन वी टॉक अबाउट कडाना डैम, देन वी मस्ट हैव टू नो वेयर इज कडाना डैम. तो कडाना डैम या काडना डैम भी कहते हैं, दैट इज़ इन गुजरात स्टेट, है ना, अपना पड़ोसी स्टेट है गुजरात स्टेट, वहाँ पर काडना डैम. और सोमनाथ टेम्पल भी वहीं पर सिचुएटेड है. ठीक है. दूसरी बात हम कह रहे हैं कि एक और यहाँ पर आता है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान का, वहाँ पर गलियाकोट विलेज है, वहाँ पर शीतला माता टेम्पल जो है वो सिचुएटेड है. ये जनरली फिलिंग द ब्लैंक्स 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि काडना डैम कहाँ पर है, तो गुजरात स्टेट में. सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, गुजरात स्टेट में, या ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है. वेर विच टेम्पल इज़ फेमस इन गलियाकोट, तो शीतला माता टेम्पल. गलियाकोट इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इस तरह से. चलिए, सो इट्स टर्न टू क्वेश्चन. अब हम ऊपर सब जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करके दिए हैं. ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं. तो मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेशन इसी तरह से किया है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है सेकंड पॉइंट है. सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 और 9 जो हैं वो आपके 9 पॉइंट पर डिपेंड है, और क्वेश्चन नंबर 11 जो हैं वो आपके पॉइंट नंबर 10 पर डिपेंडेंट है. ठीक है, और इतना आप समझ जाओगे. आई एम वेरी श्योर दैट. तो व्हाट इज़ माइग्रेशन? ठीक है, हमने देखा माइग्रेशन क्या होता है. क्लियर? देन वी हैड सीन दैट फ्रॉम वेयर टू वेयर पीपल माइग्रेट देमसेल्स. लोग अपने आप को कहाँ से कहाँ माइग्रेट करते हैं. तो ये चीज़ भी मैंने आपको अभी समझाई है ऊपर वीडियो में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 5 रीजन्स ऑफ माइग्रेशन. स्टेट का मतलब होता है बताना. तो स्टेट वर्ड आ सकता है, राइट वर्ड आ सकता है, गिव आ सकता है. ठीक है, टेल आ सकता है, TELL टेल मतलब कहना. तो ये कोई भी वर्ड, स्टेट वर्ड थोड़ा नया है और आपको यूँ नहीं लगे स्टेट मतलब क्या राजस्थान गुजरात, इसलिए मैंने यहाँ आपके समझने के लिए स्टेट वर्ड यूज़ किया है कि आपको ये नया वर्ड पता हो. तो स्टेट एनी 5 रीजन्स ऑफ माइग्रेशन, आपको 5 कारण बताने हैं माइग्रेशन के. उसमें ऊपर पॉइंट में अगर 6 लिखे हैं तो आप पूरे भी लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डॉक्यूमेंट पीपल शुड कीप with them at the time of migration. Then you should have mentioned some documents. Clear? Next, रामनाथ माइग्रेटेड. देखो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एज लाइक इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, हैव यू और योर फैमिली माइग्रेटेड एनीवेयर? इफ यस देन गिव द रीज़न. क्या आप या आपकी फैमिली ने कहीं माइग्रेट किया है? अगर हाँ तो रीज़न बताइए. और ऐसा प्रश्न अगर 4 नंबर के लिए हैं तो हम नो कह के इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं. आपको यस कहना है क्योंकि क्वेश्चन में आगे रीज़न भी पूछा है ना. तो अभी हमने माइग्रेशन के रीज़न भी पूछे हैं, राइट, पढ़े हैं, राइट. और हमने माइग्रेशन क्या होता है ये भी पूछा है. कोई भी पीपल माइग्रेशन कर सकते हैं. तो आपको वहाँ दोनों चीज़ें वीडियो में समझाई गई है. पर अब प्रश्न क्या है? अब प्रश्न ये है कि आप एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को अच्छे से समझें. तो आप आंसर कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, यस वी हैव, आवर फैमिली हैव, या माय फैमिली हैड माइग्रेटेड लास्ट ईयर. अब आप रीज़न फिर हाइपन करके अलग से लिख सकते हैं या कंटिन्यूस लिख सकते हैं. बिकॉज माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड इन हिज जॉब फ्रॉम उदयपुर टू जयपुर, अजमेर टू कोटा. कुछ भी आप रीज़न लिख सकते हैं. या आप ये भी लिख सकते हैं कि यस वी हैड माइग्रेटेड लास्ट ईयर बिकॉज लास्ट ईयर इन आर डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर देयर वॉज ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा. जब बारिश नहीं होती है तो उसको हम सूखा कहते हैं. एंड वी माइग्रेटेड एट आर अंकल्स हाउस इन
कोटा, बांसवाड़ा, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। इधर ज़्यादा बारिश होती है। जनरली मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ जो इजी वन है, माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड इन हिज जॉब, यह सबसे इजी रीज़न होता है जो बच्चों को ज़्यादा लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करने की नीड नहीं होती, तो आप वो रीज़न लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक रीज़न बताना होता है। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन हम समझते हैं। रामनाथ माइग्रेटेड फ्रॉम हिज विलेज टू सिटी ड्यू टू ड्रॉट। तो रामनाथ एक किसान है, क्योंकि ड्रॉट की वजह से कौन माइग्रेट कर सकता है? जब सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं आती, तो फसल अच्छी नहीं होती, तो एक फार्मर ही करेगा, है ना। सॉरी। तो रामनाथ माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू सिटी ड्यू टू ड्रॉट। वट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी ही में फेस, तो कौन सी डिफ़िकल्टी उसने फेस करी होगी? देखिए, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। क्या है क्वेश्चन? कि माइग्रेशन के टाइम कौन सी डिफ़िकल्टी हम फेस करते हैं, पर ये क्या करी है, ये एक सिचुएशन दी है, स्टोरी आपके लिए ऐड करी है। तो जनरली ऐसी स्टोरीज ऐड करके आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यू आर अ स्टूडेंट एंड यू शिफ्टेड फॉर योर हायर स्टडी, स्टेट एनी 5 बेसिक नीड दैट यू फील देयर। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में आपको कि आप स्टूडेंट हैं, आपने हायर स्टडीज़ के लिए अपने आप को माइग्रेट किया है, तो आप अपनी ऐसी 5 बेसिक नीड को बताओ जो आपको वहाँ पर फेस करनी होगी या जिसकी अरेंजमेंट आपको करनी होगी। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को हमने इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है कि व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। तो वही नीड जो हैं हमें वहाँ पर मेंशन करना है ना, कि अ गुड स्कूल टू गेट एडमिट, एक अच्छा स्कूल एडमिट करने के लिए, अ रूम टू लिव, मेस लिख सकते हैं, या टिफ़िन सेंटर लिख सकते हैं, आप वहाँ से खाना मंगाएंगे। तो ये सब कॉम्प्रिहेंटेड क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जो हमें वहाँ पर समझ कर लिखना है। आई एम नॉट प्रेशराइज यू, आप डरना नहीं है, मैं प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, बट इट इज़ वेरी कंपल्सरी कि मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाएगा इसको एक्सप्लेन करना आवश्यक है। ओके, सो व्हाट इज़ रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, हमने डेफिनेशन पढ़ी ऊपर। वाया डैम्स कंस्ट्रक्टेड पढ़ा है हमने, और आपको मतलब बताना है कि डैम्स क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, क्यों कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ठीक है, वेयर इज़ कडाना डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड, तो इन गुजरात। ठीक है, वेयर इज सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन गुजरात। वेयर इज शीतला माता टेम्पल इज सिचुएटेड इन गलियाकोट विलेज in Dungarpur district. So these are the answers that I have explained, and chapter also I have explained in this video, and I hope that, or I can say that I am sure that you understood the chapter well. In case of any confusion, you can comment, or you can WhatsApp me your confusion. I will clear those. And if you like the video, don't forget to subscribe, like and share. Thank you very much.